हाय एवरीवन। बोर्ड एग्जाम में क्रिटिकल एनालिसिस लिखें या स्थेटिकल पैरामीटर डिस्कस करें, देख के ब्लैंक हो जाते हो। आज ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी क्वेरीज डिस्कस करेंगे हम, जितना भी मैंने कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स को समझा है। सो चाहे वो पेपर को लेके हो, सिलेबस हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो, व्हाट टू राइट, या टेक्स्ट बुक में से क्या लर्न करना होता है, कौन सी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन सही है, ऑफ वॉल्स में विडो है या नहीं, मेघदूत की कौन सी पेंटिंग लिखनी है, वो सब आज जल्दी से पर थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को आप एग्जाम टिप्स की तरह ले लें, सजेशंस ले लें, या जो भी आपको लगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपसे डिस्कस करूंगी जो अक्सर आप लोग करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स से बच गए ना तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी गलतियां समझेंगे तभी इंप्रूव कर पाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 1, क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ना। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक है। स्टूडेंट एग्जाम हॉल में नर्वसनेस के कारण या आप जल्दबाजी में हाफ क्वेश्चन पढ़ के ना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स। हमेशा क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ें, 2 बार पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, एनालाइज है, डिस्कस है, क्रिटिकली एग्जामिन है, कि हर वर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग होता है और उसके लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए। वहाँ लिखा है कि विद एग्जाम्पल्स, तो उसमें कंपलसरी है कि आपको किसी एक पेंटिंग का रेफरेंस देना है। लेकिन अगर आप मल्टीपल पेंटिंग्स के बारे में जनरली लिख के आ जाएंगे तो उससे वो काम नहीं बनेगा, ना इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एक स्पेसिफिक पेंटिंग अगर पूछी गई है तो वही आपको लिखनी है। सो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। मिस्टेक नंबर 2, टेक्स्ट बुक के एग्जैक्ट लाइंस को रट के लिख देना। टेक्स्ट बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट आप समझो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड एग्जाम में लिख देंगे। टेक्स्ट बुक से इंफॉर्मेशन लो, फैक्ट्स लो, बट अपने वर्ड्स में उनको रीफ्रेज करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, नॉट जस्ट मेमोरी। जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, ओरिजिनलिटी भी दिखेगी। प्लस अगर थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ गया तो उसमें रटाफाइड आंसर फिट नहीं होगा। तो अगर आप समझ के जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को बेटर अडेप्ट कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, जेनरिक और वेग आंसर लिखना। बहुत स्टूडेंट ऐसा आंसर लिखते हैं जो किसी भी पेंटिंग पर अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग हैज़ अ गुड कॉम्पोजिशन एंड नाइस कलर्स। ये कुछ भी नहीं बोला आपने, हमेशा स्पेसिफिक बनो। विच कलर्स, नेम देम। हाउ इज द कॉम्पोजिशन गुड, एक्सप्लेन द बैलेंस, एक्सप्लेन द फोकल पॉइंट, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। जेनरिक प्रेज स्टेटमेंट से कम मार्क्स मिलते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट यूज सिंबोलिज्म, राइट, द आर्टिस्ट एम्प्लॉयड symbolic elements such as the lotus representing purity and the peacock symbolizing the beauty to convey the deeper spiritual meaning. देखें डिफरेंस, सेकेंड स्टेटमेंट स्पेसिफिक और डिटेल्ड और मीनिंगफुल है। नेक्स्ट जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो सिर्फ डिस्क्राइब करना, जो एक्चुअली पूछा गया है वो नहीं बताना, एनालाइज नहीं करना, ह्यूमन लाइफ वैल्यू ना बताना। ये बहुत कॉमन है स्पेशली एनालिटिकल क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्शन मीन्स बताना कि क्या है, जैसे द पेंटिंग शोज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन विद डिवोटीज बिलो। एनालाइज मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, व्हाई एंड हाउ। द डिपिक्शन ऑफ कृष्णा एफर्टलेसली लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना while devotees seek shelter below serves multiple purpose. It established Krishna's divine power, symbolized the protection of the devotees by God. अब यहाँ फर्क देखें पहले डिस्क्रिप्शन में और दूसरे एनालिसिस में। नेक्स्ट मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट नहीं होना। बहुत स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं ना कि बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता, या फिर लास्ट के क्वेश्चन बहुत जल्दी में हम लिखते हैं जबकि वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और वो फिर इनकम्प्लीट या मेसी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जैसे ही आपको पेपर मिला सबसे पहले सारे क्वेश्चन क्विकली स्कैन कर ले, मेंटली डिसाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, ताकि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और आपको एंड में वो घबराहट भी ना हो। मिस्टेक नंबर 6, नेगेटिव या ओवर कॉन्फिडेंट लैंग्वेज यूज करना। कभी कभी स्टूडेंट अपने आंसर्स में ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस पेंटिंग इज ऑब्वियसली शोइंग, या इट इज क्लियरली एविडेंट दैट, या आर्टिस्ट फेल्ड टू समथिंग लाइक दैट। सो आर्ट एनालिसिस में ना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लगता, ह्यूमिलिटी बेटर है। यूज फ्रेजेस लाइक इट अपेयर्स दैट,
या दिस सीम्स टू सजेस्ट, या वन इंटरप्रिटेशन कुड बी, ये एकेडमिक टोन है जो एग्जामिनर अप्रिशिएट करता है। और नेगेटिव क्रिटिसिज्म से कंप्लीटली बचो अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्रिटिकली इवैल्यूएशन मांगता हो, और वहां भी कंस्ट्रक्टिवली फ्रेज करो। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी में गिवन पेंटिंग और दूसरे बुक्स में पेंटिंग सब अलग अलग हैं या कुछ पेंटिंग्स अलग हैं। उसका रीज़न है सेम नेम से कई पेंटिंग्स बनी हैं। जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं उनकी सीरीज़ हैं, उसमें मेघदूत की सीरीज़ है, नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन, इस नाम की कई पेंटिंग्स हैं जो पहाड़ी में ही बनी हैं। और जो अनुपम सूद का ग्राफिक प्रिंट है ऑफ वॉल्स, उसका भी डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ विडो है। तो आप ये माइंड में रख लें इस चीज़ को। और दोनों में से अगर आप कुछ भी लिख के आते हैं या कुछ भी जैसे अगर आपने मेघदूत ये नहीं पढ़ी है बट दूसरा पढ़ के गए हैं और आप दूसरे का डिस्क्रिप्शन लिख के जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर दोनों को ही इवैल्यूएट करेंगे। अब आते हैं बुक की बात कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट लें, पेनोरेमिक लें, कौन सी बुक लें, एनसीईआरटी पढ़ें। कोई भी बुक बच्चा जो क्लास 12th का सिलेबस कर रही है दैट इज़ इक्वली रेलेवेंट, आप कोई भी बुक लेके उसको पढ़ सकते हैं। और एक कॉमन क्वेरी कि जो क्या पेंटिंग के बच्चों ने ग्राफिक्स और स्कल्पचर्स लर्न करने हैं, क्या ग्राफिक्स के बच्चों ने पेंटिंग्स और स्कल्पचर लर्न करने हैं, तो एक बात क्लियरली समझें कि आप सबका सिलेबस सेम है। चाहे आपने ग्राफिक्स ऑप्ट करा है तब भी आपको पेंटिंग और स्कल्पचर्स लर्न करने ही पड़ेंगे, आपको उसमें से पेपर आएगा। और अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट हैं तब भी आपको मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट के ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स पढ़ने ही हैं। सो सिलेबस इज सेम। सो इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये थी कुछ क्वेरीज जो आपकी थी और जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं। अब हम जो समझेंगे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सी टर्मिनोलॉजी, अब ये गलतियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि हमें आज तक हैबिट है कि हमने किताब पढ़ी और जाके आंसर लिख दिया। अब वो पेपर पैटर्न नहीं रहे। अब आपको पता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस आते हैं, तो उन सब चीज़ों पे ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले वो समझो सब्जेक्ट मैटर किसे कहा जाता है। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्ट मैटर में मुझे क्या लिखना है। अगर मुझसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछी गई है तो वो कैसे हम लिख के जाएंगे और कितना लिख के जाएंगे। अगर मेरे पास वर्ड आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट वर्क, तो मुझे क्या लिखना है। अगर कुछ जेनरिक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं किसी स्कूल या सब स्कूल्स पे, तो मुझे आंसर को कैसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहली चीज़, घबराना नहीं है। पेपर का जो आपका सिलेबस है वो उतना ही है, उसको ही पढ़ना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हो उसको समझो कि उसमें लिखा क्या है। और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है ना बेटा, हमारा आंसर देने का तरीका भी बदलेगा। अगर हमसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछी है तो हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। ये नहीं कर सकते कि हम सारी डिटेल दे दें, कॉम्पोजिशन लिख दें और उसके बाद कहीं 2 पॉइंट्स पे ह्यूमन लाइफ वैल्यू लिख के जाएं। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सो सेम वे जब आपको जो क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बोला है कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे यू हैव टू अंडरलाइन दोज पॉइंट्स कि किस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, सो वो आपको अंडरलाइन करने हैं। अब मैं क्वेश्चंस के आंसर कैसे फ्रेम करने हैं, टर्मिनोलॉजी कैसे होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स में से जो हम पढ़ेंगे उसको मैंने तो कह दिया कि अपनी टर्मिनोलॉजी में लिख दें, बट कैसे लिख दें, किस तरह से आंसर फ्रेम करना है, वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो पहले एक बार सिलेबस पढ़ लें, फिर ये आगे का पार्ट सुने। ये ना हो कि आप कंफ्यूज ही हो जाएं या आपको लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है या कैसे लिखना है। सो एक बार ही आपको सिलेबस आ गया, दिमाग में इमेजेस बैठ गई, तब आप ये चीज़ को समझ पाएंगे। और जिन्होंने पेपर्स दे रखे हैं स्कूल के, प्री बोर्ड्स दे रखे हैं, वो भी समझ लेंगे क्योंकि उनको उस तरह के क्वेश्चंस टीचर्स ने डाले होंगे, तो उनको डेफिनेटली लिखने में दिक्कत रहा होगा अगर हमें प्रॉपर वे में लिखना नहीं आता है। सो चलिए जल्दी से वो चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो एग्जामिनर हमसे पूछना क्या जा रहा है। सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेन करें, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट लिखें, क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करें, ह्यूमन लाइफ वैल्यू लिखें। ये सारे टर्म सुन के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको भी अभी डिस्कस करते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू समझें, तो क्योंकि उसके थ्रू आप समझेंगे तो मुझे लगता है बेटर समझ आएगा।
तो कैसे अप्रोच करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्या लिखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हमको यूटिलाइज कैसे करना है। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं जो होते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में होते हैं जो आपको 2 मार्क्स में रहते हैं। कॉमन एग्जांपल्स देखें, आपको उस कैटेगरी में आता है डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, या एक्सप्लेन द मीडियम एंड टेक्निक यूज्ड इन द बंगाल स्कूल पेंटिंग्स, या राइट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ मदर टेरेसा बाय M.F. हुसैन, डिस्क्राइब द इमोशनल एक्सप्रेशन इन द सांथल फैमिली स्कल्पचर। अब टेक्स्ट बुक से कैसे क्या उठाएं? देखें, आपकी बुक में हर पेंटिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उस डिस्क्रिप्शन को केयरफुली पढ़ो, और जब भी पढ़ते हो ना पिक्चर को साथ में ज़रूर देखो। सो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। यूजुअली डिस्क्रिप्शन में ये होता ही है, और कुछ बुक्स में तो ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में ऊपर दे भी रखा होता है कुछ पॉइंट्स, जिसमें आर्टिस्ट का नाम हो गया, टाइम पीरियड हो गया, मीडियम हो गया, सब्जेक्ट मैटर अलग से अब देना शुरू हो गए हैं, विजुअल डिटेल्स क्या हैं, और 1-2 लाइन अबाउट द सिग्निफिकेंस। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग इन पॉइंट्स की कैसे करनी है? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो ना तो ऐसे नोट्स बनाओ कि पेंटिंग का नाम लिखा, सबसे ऊपर लिख लें, उसके नीचे पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाएं, जैसे आर्टिस्ट लिख लिया, ईयर लिख लिया, या टाइम पीरियड लिख लिया, ठीक है, मीडियम लिख लिया, फिर सब्जेक्ट किस टॉपिक पे बनी है उसकी 2-3 लाइन, फिर विजुअल फीचर्स लिख लें, जैसे कलर्स कोई स्पेशल तो नहीं है, कॉम्पोजिशन स्टाइल कैसा है, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हर आर्ट वर्क का आप लिख के रखें। तो जब आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो आपका अपने नोट्स वो रेलेवेंट पॉइंट्स उसमें से आप सिलेक्ट करके लिख के जा सकते हो, या बुक में ही अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट होता है कि हमने इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है या कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन में आर्ट वर्क को आइडेंटिफाई करो, नेम, आर्टिस्ट, पीरियड लिखा गया, फिर सब्जेक्ट मैटर पूछा है तो थीम या स्टोरी क्या है उसके पीछे, या कैरेक्टर्स के बारे में बता दो कि क्या क्या दिया गया है, और अगर टेक्निक पूछा गया है तो मीडियम या ब्रश वर्क या स्पेशल मेथड को एक्सप्लेन कर दो। सो टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज़ मत करो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। कंक्लूडिंग लाइन में ब्रीफली सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट मेंशन कर सकते हो आप एंड में। सो अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछा जाता है किसी आर्ट वर्क का, तो इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब अब ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। इसमें जब आप किसी भी आर्ट वर्क को डिस्क्राइब कर रहे हो, स्पेशली अगर वो सोशल थीम पर है, तो उस आर्ट वर्क का ब्रॉडर मैसेज भी टच करो। फॉर एग्जाम्पल सांथल फैमिली ले, अगर वो डिस्क्राइब कर रहे हो तो सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलना, ये भी मेंशन करो कि ये स्कल्पचर वर्किंग क्लास की डिग्निटी और स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस डेवलप करता है। अगर मदर टेरेसा पे बात हो रही है उस पेंटिंग की, तो कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस की वैल्यूज़ को हाईलाइट करो। आर्ट सिर्फ विजुअल ब्यूटी नहीं है, वो हमें बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाता है by making us aware of different perspective, emotions and social realities. So उन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन के बारे में। वो होता है एनालिटिकल क्वेश्चन। यहाँ आपको डीपर एनालिसिस करनी पड़ती है, मतलब जनरल आप लिख देंगे उससे काम नहीं चलेगा। अब इन क्वेश्चंस का कॉमन एग्जाम्पल्स देखें। एनालाइज द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट इन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स, या डिस्कस द एस्थेटिकल पैरामीटर ऑफ मुगल आर्ट, critically analyze or examine the use of symbolism in modern art, analyze the emotional impact of cries unheard or triumph of labor। है वही कंटेंट वही। अब इस तरह के क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक से क्या उठाना है? एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको टेक्स्ट बुक को डिफरेंटली पढ़ना पड़ता है। जो भी आप पेंटिंग्स लर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन ही नहीं, आपको ऑब्जर्व करना है साथ में। जैसे मैं कहती हूँ पेंटिंग को साथ में इमेज को केयरफुली देखो। टेक्स्ट बुक में जो टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं ना, जैसे फ्लैट पर्सपेक्टिव हो गया, डेकोरेटिव एलिमेंट्स हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, इन्हें हाईलाइट कर दें बस। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो दिया गया है उसको नोट कर लो, जैसे आर्टिस्ट के स्टाइल के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लें। तो नटशेल में कहूँ तो एनालाइज के लिए ना आपको
5 मेन एस्पेक्ट्स याद रखने हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बट एक बारी जल्दी से फिर से रीकैप आपको इसी में दे देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और अगर सिंगल क्वेश्चन आए तब भी लिख सकते हैं, एनालाइज वर्ड आए तब भी लिख सकते हैं। सो पॉइंट 1, सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो पहली लेयर है एनालिसिस का, ये वाली सब्जेक्ट मैटर कॉम्पोजिशन। ठीक है जी। इसका मतलब है कि हमने ये देखना है रिलीजियस है, हिस्टोरिकल है, लिटरेरी है, कौन सी पेंटिंग है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, फोरग्राउंड में क्या बना, बैकग्राउंड में क्या बना, फोकल पॉइंट कहाँ पे है, बैलेंस कैसे दिखाया गया है पेंटिंग का, या जो स्पेस है पेंटिंग के वो कैसे यूज़ की गई है। जैसे कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग में देखें कैसे इंडोर और आउटडोर को एक ही फ्रेम में सेट किया है, बीच में एक माउंट दिखाने से जिस तरह से वो बैलेंस किया गया है, ये कॉम्पोजिशनल स्किल्स हैं। फिर हमने मीडियम एंड टेक्निक पे बोलना है। जैसे बड़ी बड़ी आता है इसका मीडियम टेक्निक और स्टाइल के बारे में बताएं, तो मीडियम का मतलब होता है मटेरियल, वाटर है, टेम्परा है, स्टोन है, ब्रॉन्ज है। टेक्निक का मतलब होता है मेथड, वॉश टेक्निक है, इम्पेस्टो है, चिजलिंग करी गई है, क्या है। और स्टाइल होता है ओवरऑल ट्रीटमेंट, रियलिस्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, डेकोरेटिव है, एक्सप्रेशनिस्ट है, किस तरह की है। सो आपको अगर मीडियम एंड टेक्निक आप क्लियरली लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और ये टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली लिखा मिल जाएगा। जैसे बंगाल की स्कूल की पेंटिंग्स में आपको पता है वॉश टेक्निक यूज़ हुई है, मुगल मिनिएचर्स में टेम्परा से बने हैं, मॉडर्न इंडियन आर्ट में हुसैन ने जैसे ऑयल या एक्रेलिक में काम किया है। ये फैक्ट्स याद रखो, जो मैं कहती हूँ टेबल्स याद रखो। सो उससे ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेंगे। फिर आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि कलर्स, लाइन्स और फॉर्म्स कैसे लगे हैं। ये एस्थेटिक पैरामीटर के अंडर आता है। जब भी आपको एस्थेटिक पैरामीटर का क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट्स लिखने हैं। सो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार टीचर्स ने भी आपको डाला होगा, तो इसमें कलर पैलेट बताना है, ब्राइट है, ग्लोइंग है, म्यूटेड है, कंट्रास्टिंग है, हारमोनियस है, किस तरह का है। लाइंस की क्वालिटी बोल्ड है, डेलिकेट है, फ्लोइंग है कि एंगुलर है। फॉर्म्स रियलिस्टिक हैं, स्टाइलाइज्ड हैं, ज्योमेट्रिकल हैं, ऑर्गेनिक हैं। टेक्स्ट बुक में अगर मेंशन है कि पहाड़ी पेंटिंग्स में सॉफ्ट पेस्टल कलर भी यूज़ होते हैं, या जामिनी रॉय ने ब्लैक बोल्ड कलर की आउटलाइनिंग यूज़ की है, तो ये पॉइंट्स अंडरलाइन कर लें जब भी आप पढ़ रहे हैं। फिर सिंबॉलिक मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडियन आर्ट में। जब भी हम मिनिएचर पढ़ते हैं तो उससे बहुत क्लियरली आपको दिख जाता है कि रिच ट्रेडिशन है अपने इंडियन आर्ट का। सो टेक्स्ट बुक में अगर मेंशन है कि लोटस प्योरिटी को सिंबलाइज करता है, या पीकॉक ब्यूटी को, या रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्टन कलर सर्टन इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेड पैशन एनर्जी को, ब्लू कामनेस को, डिविनिटी को। सो इस तरह से ये याद रखो। रागमाला सीरीज तो इस तरह के सिंबलिज्म से भरी पड़ी है। नायक नायिका भेद में हर नायिका की अलग आइडेंटिटी है। रिलीजियस पेंटिंग में डेटीज के ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सब सिंबॉलिक हैं। एनालिसिस में जिनको पता है वो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप जनरल लिख के आ सकते हैं। फिर आता है कंटेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस, मतलब हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट अगर पता है तो बता दें। फॉर एग्जाम्पल मुगल मिनिएचर्स में अकबर के दरबार में पर्शियन इन्फ्लुएंस से डेवलप हुए थे। बंगाल स्कूल में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक कल्चरल मूवमेंट था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को चैलेंज किया था। ये कंटेक्स्ट बताने से ना आपका एनालिसिस मैच्योर होता है और लगता है कि नहीं बच्चे को नॉलेज है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कनेक्शन, एनालिसिस करते वक्त ये ज़रूर सोचो कि आर्टवर्क ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस से कैसे कनेक्ट होता है। और ये जनरली अब आपको 6 मार्क्स में एक पॉइंट आता ही है। जैसे राजस्थानी का भरत मीट रामायण चित्रकूट एनालाइज कर रहे हो तो सिर्फ विजुअल एनालिसिस नहीं, ये भी डिस्कस करें ये जो पेंटिंग है वो फैमिली बॉन्ड, ग्रीफ, रीयूनियन जैसे ब्रदरहुड और इन सबको भी कैप्चर करती है। ह्यूमन एम्पैथी सिखाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करती है। आर्ट एनालिसिस सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें सेंसिटिव और अवेयर सिटीजन भी बनाती है। अब आते हैं जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मांगते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आर्ट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी एंड टाइम्स इन विच इट इज क्रिएटेड, डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी मुगल मिनिएचर पेंटिंग। Symbolism is an essential element of Indian art tradition. Justify this statement with examples. The Bengal school successfully revived Indian artistic tradition. Comment on this statement. Modern Indian artists balance traditional themes with contemporary techniques. Elaborate with example. अब इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखें?
पहले तो इंट्रोडक्शन दें जो आपने पढ़ा है, जिसमें आप इसी स्टेटमेंट को कोट करो और एक्नॉलेज करो। फॉर एग्जाम्पल, द मुगल मिनिएचर मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको perfectly exemplifies how art reflects its time. Created during Shah Jahan reign, this painting depicts the royal wedding procession with elaborate details, showcasing the grandeur, wealth, and ceremonial splendor of the Mughal court. The crowded composition with numerous figures, the depiction of royal elephants and horses, all these reflect the power of the Mughal Empire. The painting serves as a historical document, giving us insights into the royal ceremonies, costumes, and social hierarchies of that period. तो ऐसा आप लिख के जा सकते हैं। कंक्लूजन ज़रूर दो, स्टेटमेंट को रीअफर्म करो और ब्रीफली समराइज करो। For example, thus through these examples we can conclusively say that art indeed acts as a powerful mirror of society. So जिस तरह से मुग़ल की पेंटिंग्स में ये ग्रैंड्योर दिखता है और शान शौकत दिखती है, हमें उन्हीं से पता चलता है ना। देखें आजकल कितनी मूवीज़ बन रही हैं, तो ये मूवीज़ में कैसे उनको पता चला वो लोग क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह क्या ज्वेलरी था, वो सब इन चीज़ों से दिखता है। और एक कॉमन मिस्टेक से बचें, बहुत से स्टूडेंट ने सिर्फ एग्जाम्पल लिस्ट कर देते हैं विदाउट प्रॉपरली कनेक्टिंग देम विद द स्टेटमेंट। हर एग्जाम्पल के बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करता है। कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। इन क्वेश्चन में ह्यूमन लाइफ वैल्यू कनेक्शन सबसे नेचुरली फिट होता है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, वो आपका एक आप कह लें कि प्लस पॉइंट है कि अगर आपको वो आते हैं तो आप उनको उस क्वेश्चन में कनेक्ट करके या मोल्ड करके लिख सकते हो, वो एंगल इंक्लूड कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट कल्चरल हेरिटेज के बारे में है तो मेंशन करो कि कल्चरल प्रिजर्वेशन और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल इंटीग्रेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है। अगर स्टेटमेंट सोशल इशू के बारे में है, जैसे कि सांथल फैमिली या क्राइज अनहर्ड ले लें, तो डिस्कस करो कि आर्ट सोशल अवेयरनेस कैसे क्रिएट करता है, एम्पैथी कैसे डेवलप होती है इन पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स को देख के, और ये हमें एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनाते हैं। यही सब तो लिखना है, वो यही जनरल स्टेटमेंट आपसे जानना चाह रहे हैं। अगर स्टेटमेंट आर्टिस्टिक इनोवेशन के बारे में है तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप जैसे वैल्यूज़ को टच करो। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी माइंड में रख लें, आराम से आप सब लिख लेंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? यूजुअली एग्जाम पेपर में आपको एक इमेज प्रिंट की हुई मिलेगी, कोई पेंटिंग या स्कल्पचर, या एक छोटा पैराग्राफ भी हो सकता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता होगा, जैसे कि आर्टिस्ट का नाम दे दिया, ईयर, टाइटल दे दिया और उसकी कुछ डिटेल्स बता दी। फिर उसी इमेज या टेक्स्ट के बेसिस पर आपसे 2-3 सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, या तो वो 2-2 मार्क के रहेंगे 3 या 3-3 मार्क्स के 2। इमेज में दी गई आर्टवर्क को क्रिटिकली एनालाइज कर दो। इस आर्टवर्क के स्टाइल और आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करें और उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर दें। इमेज में उस यूज़ की गई सिंबलिज्म को एक्सप्लेन कर दें, कॉम्पोजिशनल एलिमेंट को एनालाइज कर दें। यहाँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुगल स्टाइल जैसे कि फ्लैट हैं, पर्सपेक्टिव है, फाइन डिटेल्स, मिनिएचर फॉर्मेट, रिच कलर्स हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंस है, नरेटिव स्टाइल है राजस्थानी का, ब्राइट कलर्स हैं, डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं, स्टाइलाइज्ड फिगर्स हैं, डिपिक्शन ऑफ कृष्ण लीला। बंगाल स्कूल में हमने पढ़ा है वॉश टेक्निक है, सॉफ्ट कलर्स, स्पिरिचुअल थीम्स हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ जैपनीज आर्ट है। मॉडर्न स्टाइल में एक्सपेरिमेंटेशन है विद फॉर्म, बोल्ड लाइन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स हैं, सोशल थीम्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो ताकि अनफेमिलियर इमेज भी आइडेंटिफाई कर सको। क्लोजली ऑब्जर्व करो आइडेंटिफिकेशन को। कलर पैलेट कैसा है, वार्म, कूल, ब्राइट या म्यूटेड। लाइंस कैसी हैं, फ्लोइंग है, एंगुलर हैं, बोल्ड हैं या डेलिकेट हैं। फिगर्स कैसी हैं, रियलिस्टिक हैं, स्टाइलाइज्ड हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। स्पेस का ट्रीटमेंट कैसा है, फ्लैट है, डेप्थ में है, क्राउडेड है या मिनिमल है। ओवरऑल मूड या फील कैसी है उस पेंटिंग की, ये सब लिख दें। ब्रीफली समराइज योर आर्ट वर्क जो उसमें पूछा गया है। अगर आपको इमेज देख के या टेक्स्ट देख के लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर पैनिक नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आप तीनों ऑप्शंस नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एग्जैक्ट नाम याद करने को, लिखने को बोला है, वो नहीं लिखेंगे, बट आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर उसको एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो आपकी ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल स्किल देख रहा होता है।
ना कि आपकी मेमोरी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स आपको उस इमेज से पिक कर सको करो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कलरफुल पेंटिंग है लिखने से बेटर है डोमिनेंट यूज ऑफ रेड इन दिस सेंट्रल फिगर, या कॉस्ट्यूम ड्रॉज द व्यूअर अटेंशन, ऐसा कुछ लिख दें जनरल। अगर सब क्वेश्चंस दिए हैं तो उनका आंसर सेपरेटली दो विथ प्रॉपर नंबरिंग ABC। अगर एक ही ब्रॉड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज तो फिर इंटीग्रेटेड आंसर लिखो कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ वैल्यू, एस्थेटिक पैरामीटर, सब्जेक्ट मैटर और ये सब। ठीक है, सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। शायद कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही डिटेल्ड है, इतना पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश है कि क्वेश्चंस को जब आप लिखते हैं तो जिस फॉर्मेट में देखो बेटा क्वेश्चन आ रहा है उसी फॉर्मेट में आंसर जाता है, और जो आपकी स्टेटमेंट है वहीं से आपका आंसर शुरू होना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना है। तुम्हें पता है सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, टॉपिक। तुम्हें पता है एस्थेटिकल पैरामीटर का मतलब होता है ब्यूटी वाइज एक्सप्लेन करना। आपको पता है कि मुझे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब है वो किस तरह से वो पेंटिंग हमें क्या वैल्यू दे रही है, या उस सोसाइटी में किस तरह से एम्पैथी या इमोशनली हमें किस तरह से आप कहें कि इनरिच कर रही है वो पेंटिंग, या कोई भी सोशल इविल अगर है तो उसको किस तरह से उसने लोगों के आगे उस चीज़ को लाया है। तो ये सब ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आ जाती हैं चीज़ें। तो आपको यही सब ही पेपर में लिखना है। बट कुछ बच्चा गलती ये करता है कि जो आप रट्टा मार के गए हो एज इट इज़ लिखाते हो। मेरा सिर्फ कहना ये है कि वो एज इट इज़ नहीं चलता है। अगर आपको 30 on 30 लेने हैं तो आपको समझ के आंसर लिखना पड़ेगा। अब एंड में एक सबसे ज़रूरी टिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योर वेलबींग। अपनी हेल्थ, मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें। प्रेशर में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना, प्रॉपर स्लीप लें, हेल्दी खाओ, रेगुलर ब्रेक्स लो पढ़ाई के बीच बीच में, स्ट्रेस मत लो, बहुत कुछ याद करना है। कंसिस्टेंट डेली एफर्ट बेटर है लास्ट मिनट की मैराथन स्टडी सेशन से, जो मुझे लगता है। कॉन्फिडेंस रखो अपनी प्रेपरेशन पर। रिमेंबर, आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव मैटर करता है, मैकेनिकल मेमोराइजेशन नहीं। तो रिलैक्स रहो, एंजॉय करो आर्ट को और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम फेस करो। गुड लक।